नमस्कार साथियों, जीवन जीने की कला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम अपने हर वीडियो में जीवन से जुड़े एक पहलू पर विचार करते आ रहे हैं। आज भी हम जीवन के एक वास्तविक पहलू को समझेंगे एक सुंदर कहानी के माध्यम से। इस कहानी का नाम है टोपी। इसके लेखक हैं संजय जी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थी गौरैया और एक था गौरा। दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ ही सोते। बिनसार होते ही खोतों से निकल पड़ते दाना चुगने, और छुटपुटा होते ही खोतों में आ घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गौरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा चुग गए हो, गौरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, गौरा बोला। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघर काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरैया बोली। नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। यह नीरा पोंगापन है, गौरा बोला। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दास्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गौरैया बोली। मेरा भी मन करता है टोपी पहनने का। टोपी तू पाएगी कहाँ, गौरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, इस फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए सक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ जा वहीं रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूर पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया मारे खुशी के घूरी पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गौरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रूही का फाहा धर लिया। तेरे जैसा ही एक बावरा था, गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम चिन्ह। वह बावरा, ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र यही रटता
रह गया, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जिन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मुनहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू भी आ गई फुकट की रुई धुनवाने। उज्र ना करो भैये। गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए एक सपना ही थी। वह झट से तैयार हो गया। घरचो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुन ली। लो इसे। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गौरैया ने। इससे उत्साहित होकर गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर दज्जी हो चुकी एक दुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्हार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उस भर आँख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मेरे बरदा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काज राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लिए लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरकी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए गए। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कत्ते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस सजोकर कहा। हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करधा चलने लगा, ढरकी ढुड़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया, आधा इन्होंने। गौरैया के 3/4 मंजिल पार कर ली। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोज से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस
10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आ भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं, गौरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजदूरी पर कौन मुझी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चली, चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली, वाकई तू तो रानी लग रही है। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नया हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर पर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पैर और उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पे टोपी, राजा के सिर पे टोपी नहीं, राजा के सिर पे टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र जब गौरैया से टकराई, गौरैया के सिर पर फुदने वाली टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई। वह तो लगातार रटी ही जा रही थी, मेरे सिर पे टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट से टोपी पहन ली। देख रही फुदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा जी की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा जी की टोपी में एक भी नहीं। राजा को बेहद हिठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल कि वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फुदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पकने नोच लो। सिपाहियों, देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं अपने पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वो टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगर के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा ने मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई ही नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की
मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शें सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना ही नहीं, सूत किसने काटा? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से में काँप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी तो किया है सरकार, दुनिया ने ज़मीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दे तो बोलूँ सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोलो अब बताओ। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंखों में उंगली डालकर देख ले। इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। इसका धन घट गया है लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया। अभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। संजय। साथियों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन की वास्तविकता का बड़ी ही खूबी के साथ वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हमारे समाज में, इस वर्तमान समाज में ऐसे शासक मौजूद हैं जो श्रमजीवियों से, जो अपने एम्प्लॉय से दुगुना तिगुना काम करवाते हैं और उसके बदले में उन्हें कम वेतन देते हैं। सैलरी उनकी बहुत कम होती है, तो इसलिए उन बेचारों को मन मार कर काम करना पड़ता है। दूसरे, जो ये शासक वर्ग है, इसके पास में कुछ पावर होते हैं और कुछ अधिकार होते हैं, साथ ही साथ इसका ओहदा होता है जिसके बल पर ये उन सारी चीज़ों का दुरुपयोग करता है और अपना दबदबा जमाने के लिए वो श्रमजीवी वर्ग पर बहुत सारे ऐसे भी काम लाद देता है जो कि उनके लिए सही नहीं होते। एक तो ये शासक वर्ग है, दूसरा
जो इनके मुलाजिम होते हैं वो भी इनकी चापलूसी कर कर ऐशो आराम में लिप्त होते हैं। तो इन श्रमजीवियों का जो पैसा, इनका हुनर, ये सारी चीज़ों का हक मार के जो भी कमाते हैं उसमें वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाते। दूसरी तरफ हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो गौरैया जैसा, जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है, दृढ़ साहस रखता है, निष्ठा रखता है। वो बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को हासिल करने का हुनर रखता है और वो किसी का भी यूज़ नहीं करता, बल्कि हर चीज़ की वो कीमत चुका कर आगे बढ़ता है। तो जहाँ पर दोनों पक्षों का आमना सामना होता है वहाँ पर ये सामान्य जनमानस ही विजेता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है, ज़मीन से जुड़े हर कार्य का इसे नॉलेज है और मेहनत की कीमत अदा करने का इनमें जो जज्बा होता है। बेईमानी से तो ये कोसों दूर होते हैं। ईमानदारी, साहस, दृढ़ निश्चय और सफलता की बुनियाद पर ये उस शासक से भी कई गुना बेहतर अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं और इनसे जो लोग जुड़ते हैं वो भी खुशी खुशी अपने काम को बखूबी करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी अगर उसके ओहदे अनुसार उसके हुनर का योग्य मुआवजा दिया जाए तो अपने हुनर को, अपने टैलेंट को संवारने में किसे भला रुचि ना हो। तो यहाँ पर लेखक ऐसे वर्ग को जागरूक करना चाह रहे हैं कि आज समाज में भले ही कुरीतियाँ आ गई हों, भले ही कुछ लोग आज आराम से दूसरों पर अपना रौब दबा के फ्री में ही काम करवा के निकल जा रहे हैं, मगर उनके काम में वो बारीकियां आ ही नहीं सकती। एक तो उनका इन्वॉल्वनेशन नहीं होता है और दूसरा वो हर चीज़ फ्री में करवाना चाहते हैं। और दूसरे तरफ एक हमारा सामान्य जनमानस है जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है हर चुनौतियों को फेस करने का, जिसका अलग ही अंदाज है। वो चाह ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो हमें भी इस गौरैया से ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए एक दिन शासक राज्य से बेहतर एक नए राज्य की कल्पना करेंगे और उसमें बखूबी अपना किरदार निभाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।